Hello, good morning to all. Welcome back to एस गेट इजी यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे रैंक और आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए। इससे हर बार बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये टॉपिक कह सकते हो जो गेट में हर बार आता है, और इसी से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं गेट में। चाहे वो कोई भी ब्रांच ले, जो आप ईसी ले लो, चाहे ई ले लो, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी मतलब ब्रांच ले लो, सभी में यहाँ से हर बार के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर विद इन लाइक 10 to 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो आज हम बात करते हैं अपने लेट स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू एस के टी सी। सो आज हम बात करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक की बात करें रैंक्स। रैंक क्या होता है, कैसे कि मतलब रैंक निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ अपन देखेंगे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। इंपॉर्टेंस समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर देखो थ्योरी तो सबको आती है, फॉर्मूला तो सबको पता होती है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम उसका आगे क्या क्या यूज होता है, वो जानना अपन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक्स की। पहला टॉपिक रहेगा अपना रैंक, राइट। तो अपन बात करते हैं रैंक। रैंक क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक क्या होता है। रैंक टेल्स नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉन जीरो रोज। जितने किसी भी मैट्रिक्स जो अभी अपन ने पढ़ा है, उस मैट्रिक्स में जितने नॉन जीरो रोज होते हैं, राइट, नॉन जीरो जितनी रोज होती हैं वो उस मैट्रिक्स की रैंक को डिफाइन करती हैं। किसको डिफाइन करते हैं, रैंक को डिफाइन करते हैं। जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं, उस जितनी नॉन जीरो रोज होंगी उसी वही क्या होगा उस मैट्रिक्स का। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, वो मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक होगा। जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हो जाती हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाती हैं। जो नॉन जीरो मैट्रिक्स जो नॉन जीरो रोज होती हैं, वो हमारे रैंक को डिफाइन करती हैं, और यही एक रैंक की डिफिनेशन होती है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो अपनी रैंक होती है, ठीक है, रैंक डिसाइड एग्जिस्टेंस एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। रैंक ही आपको बताती है कि आपका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, राइट। आपका जो सॉल्यूशन होने वाला है वो यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है, और या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ये आपको रैंक बताता है। ठीक है, रैंक आपकी ये इतनी इंपॉर्टेंस रैंक है। और मैंने आपको कल लास्ट में कल जब डिटरमिनेंट डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक चीज़ और फैक्टर करती है कि उसका डिटरमिनेंट जीरो को स्पेशल केस क्यों लेते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको स्पेशल केस क्यों ट्रीट करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों होता है ना। लास्ट वीडियो मैंने इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ कवर करके रखी हैं। आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, आपको बेसिक अंडरस्टैंड हो जाएगा उसका। ठीक है, हम बात करते हैं रैंक। रैंक अब हम बात करते हैं लाइक टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स टू टाइप के सिस्टम टू टाइप के होते हैं। सिस्टम टू टाइप के होते हैं। पहला सिस्टम होता है टाइप ए। टाइप ए अगर आपने टाइप ए की बात करते हैं, तो टाइप ए मान लीजिए कि हमारे पास कोई सिस्टम ए है, वो एक्स है, और उसका वो क्या है, जो ये इस टाइप का सिस्टम है, टाइप ए। दूसरा टाइप क्या होता है, टाइप बी मान लीजिए हमारे पास सिस्टम है, उसमें अपन ने कोई भी एक्सटर्नल इनपुट नहीं दिया, ये एक्स इक्वल टू जीरो। ये अपने पास दूसरा सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम में जो ए क्या होता है, वो अपना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, या फिर लाइक जो कोफिशिएंट होता है सिस्टम के, उससे बना हुआ मैट्रिक्स होता है। एक्स क्या होता है, इसमें जो भी आपके लाइक वेरिएबल होते हैं उसको एक्स क्या उसको रिप्रेजेंट करता है, और बी क्या होता है, एक्सटर्नल इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आई। तो अगर बी नॉन जीरो है, बी क्या है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन होमोजीनियस है। लीनियर है बट नॉन होमोजीनियस है, लीनियर बट नॉन होमोजीनियस, राइट। लीनियर है बट नॉन होमोजीनियस है, लेकिन ये सिस्टम क्या है, होमोजीनियस है। कैसे, क्योंकि होमोजीनियस, क्योंकि इसमें बी क्या है, बी की वैल्यू इसमें जीरो है।
ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंपेयर कर लेते हैं, इसमें एक कंपेयर और ये कर लेते हैं कि देखिए इसमें इनपुट क्या है, जीरो नहीं है, पहले में इनपुट जीरो नहीं है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और पहले ये प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए एक्स इक्वल टू बी है तो इसकी दो प्रॉपर्टी क्या होती हैं। पहले क्या होती है, अगर इसमें लाइक मिनिमम वन सॉल्यूशन, लाइक ये दो टाइप का और होता है। पहले क्या होता है, ये कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दोनों टाइप का हो सकता है। लेकिन इस सिस्टम में क्या होता है, अपना टाइप बी में क्या होता है, जो टाइप बी होता है उसमें क्या होता है, ये x इक्वल टू ज़ीरो पर इसका एक सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। टाइप बी में क्या होता है अपना कि जो x इक्वल टू ज़ीरो एक हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है। आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कौन सा सिस्टम होता है और कंसिस्टेंट कौन सा सिस्टम होता है। तो जो टाइप बी टाइप जो होमोजेन सिस्टम होता है अपना, वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो एक हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। बात समझ आई, एक्स इक्वल टू जीरो आप जब भी पुट करोगे इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स इक्वल टू जीरो हमेशा इस सिस्टम का पार्ट है। अगर इस सिस्टम का पार्ट है तो उसका मतलब होता है कि ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, राइट। ये इसमें अपन नहीं बता सकते कि इसमें एक्स इक्वल टू जीरो है कि नहीं है ना, इट मे और मे नॉट बी। सो यहाँ पर ये समझ में आया कि आपको टाइप ए क्या होता है, टाइप बी क्या होता है, राइट। अब अपन बात कर लेते हैं टाइप ए के बारे में, ठीक है। अब टाइप ए, ठीक है, टाइप ए के बारे में चलते हैं अपन। टाइप ए में अगर अपन को रैंक निकालना है, क्या निकालना है, रैंक। तो रैंक निकालने क्या करते हैं अपन, मान लीजिए कि ये हमारे पास कुछ सिस्टम में ए एक्स इक्वल टू वी, बात समझ आई, ये अपने पास कुछ सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू बी, ओके, ठीक है। ये सिस्टम में अब देखिए, है ना, जो अपना ए होता है वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और सिस्टम वेरिएबल कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। जो भी आपको सिस्टम दे रखा होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड लाइक दैट, जो भी सिस्टम दे रखा, जो भी यहाँ पे इसके जो कोफिशिएंट होते हैं ना, उसका जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, जो भी इसके कोफिशिएंट होते हैं, उसके जो कोफिशिएंट से मिलकर जो बना होता है मैट्रिक्स, उसको ए बोलते हैं, राइट। यहाँ पे कोई वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 2 3 लाइक जो भी होती है, जो ये बी मैट्रिक्स में जाता है, बात समझ में। और जो एक्स बाई जेड होते हैं अपने, जो एक्स और बाई जेड, ये जो एक्स बाई जेड होते हैं, मैं डिफरेंट कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कुछ। ये एक्स और बाई और ये जेड, ये जो होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, बात समझ में आई, ठीक है। अब मान लीजिए कि अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो मान लीजिए कि अपने पास कोई मैट्रिक्स ए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है। A11 A12 A13 सॉरी A21 A21, ठीक है। अब मान लीजिए एक कोई 3 मैट्रिक्स, तो A13 A21 A22 A23 A31 और ये 32 और ये A33, बात समझ में। ये अपने पास ए मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट है उस अपन ने बना ली। और यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, मान लीजिए वेरिएबल एक्स बाई जेड, और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए जो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स से बना हुआ जो है ना, तो वो B1 स्मॉल ले लीजिए, सॉरी B1 ऐसे लीजिए, B1 V2 और V3, ये अपने पास मैट्रिक्स है, बात समझ में। यहाँ तो कोई दिक्कत नो। अब यहाँ से अपन ने क्या किया, नंबर 1, अब देखिए आपने एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए है, और आप एक होता है ऑगुमेंट मैट्रिक्स, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, बात समझ आई। अगर आपने यहाँ पे ऑगुमेंट मैट्रिक्स बना दी, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये जो आपने ए बनाई और जो आपने यहाँ पे जो बी बनाया ना, इसको ऑगुमेंट मैट्रिक्स लिख लीजिए, इसको ऐसा इस टाइप से, बात समझ में। ये अपना मैट्रिक्स ए है और ये अपना मैट्रिक्स ए ऑगुमेंट मैट्रिक्स हो गई। आपने ये मैट्रिक्स बना ली। अब आपको चेक करना है क्या, नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर आपको चेक करना, सपोज आप मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना, आपको चेक करना है नंबर 1
इफ़ अगर आपने ए निकाला, पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। इसका आप अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट अगर आप निकालोगे, अगर ये नॉन जीरो, अगर ये जीरो हुआ, क्या हुआ इसका, अगर ये जीरो हुआ तो क्या होता है बेटा, अगर ये जीरो हुआ तो इसका मतलब साफ, इसका मतलब एक बात, इसका क्या लिखेंगे कंक्लूजन, इसका क्या होगा, जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको रैंक जो आप निकालोगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगुमेंट मैट्रिक्स, क्या होगा, जो आप बी निकालोगे वो क्या होगा, लेस देन एन होगा। मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल गायब होगा, मतलब इसकी जो रैंक है वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल जितने होंगे उससे कम होगा। बात समझ में आई कि अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं तो जो इसकी रैंक होगी वो लेस देन 3, इट मीन्स 2 और 1 और 0 कुछ भी हो सकती है पर 3 नहीं होगी। ये समझ में आता है अगर इसकी रैंक, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया। बात समझ में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या इसकी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी भाई ये होती है कि, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये रैंक ए और रैंक ए ऑगुमेंट मैट्रिक्स आप की रैंक बराबर है तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा। कौन सा सॉल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा। अगर रैंक ए और रैंक ए बी दोनों आपस में बराबर नहीं है, अगर रैंक ए और रैंक ए बी, रैंक ए और आर्गुमेंट मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन। क्या मतलब है, नो सॉल्यूशन। अगर आप इसको रैंक बोलते हैं, रैंक इसको बोलते हैं रैंक, ये रैंक को डिफाइन करता है, रैंक डिफाइन करता है, रैंक को बताता है, ठीक है। तो ये रैंक को बताता है, तो रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी मैट्रिक्स, अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि जो ये मैट्रिक्स होगा नो सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होने के साथ साथ ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। जो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर रैंक ए और रैंक ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। दूसरा क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा। अगर इससे आप केवल एक चीज़ निकालोगे उससे ही आप बता सकते हो पूरे मैट्रिक्स की क्या रैंक होगा, क्या सिस्टम होगा, सब कुछ तुमको देखा और ख्याल आया, ख़त्म। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात कि सर अगर ऐसा नहीं होता है भाई, कभी कभी जो भी सुना है कि और इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए। दूसरी बात क्या होती है कि, दूसरी बात ये होती है, लेट सपोज अगर, अगर क्या, अगर इसका जो रैंक है ना, जो इसका डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं हुआ, डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होता है, इसका दो सॉल्यूशन होते हैं। पहले क्या होगा, अगर ये 0 नहीं हो तो इसमें 3 हो, तो पहला क्या, इसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। हमेशा जो मैट्रिक्स होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरी जो इसकी रैंक होगी, इफ नंबर, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स की, अगर रैंक आपस में इक्वल, ये इक्वल होगी तो इसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे वो सेम होंगे। जितने, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसमें वेरिएबल भी 3 ही होंगे। बात समझ में आई। 2 नहीं हो सकते, 1 भी नहीं हो सकता। इसमें जो जितने वेरिएबल का मैट्रिक्स सिस्टम है उतने ही वेरिएबल इसमें होंगे और ये क्या करेगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, दैट्स इट। दूसरी बात, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। नंबर दूसरा क्या होता है कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू नॉट रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बी, वो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स और एन के बराबर है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम क्या, इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा। बात समझ में आई। इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तीसरी बात क्या होती है, चौथी बात अगर आप इसमें लिखना चाहोगे, बात समझ में, ये सिस्टम, ये जो सिस्टम होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ये इनवर्स एग्जिस्ट,
इतनी बात आप बता सकते हो विदाउट पेन और पेपर लिए। अगर आपने उसका और उस सिस्टम का अगर आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया तो आप इतनी बात बता सकते हो। बात समझ आई। दूसरी बात कि मैंने अभी आपको बताई ना कि अगर यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी है। बात समझ में। मैं इसकी आप यहाँ पे समरी लिख देता हूँ। क्या करते हैं अपने यहाँ पे समरी लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर इसका मोड इक्वल टू जीरो हुआ तो, इसका मोड अगर नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो। बात समझ में। पहली बात तो ये है, क्या क्लियर है कि सिस्टम ये हो गया तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। दूसरी बात क्या होना चाहिए, दूसरी बात आप इसको ऐसे कर सकते हो कि फिर आप क्या चेक करो, रैंक चेक करो। अगर रैंक ए इक्वल टू रैंक ए आर्गुमेंट मैट्रिक्स चेक करोगे। दूसरी बात ये हमेशा लेस देन एन आएगी, ठीक है। अगर लेस देन एन आई तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बात समझ में। दूसरी बात कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू नॉट रैंक ऑफ वी, रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स लेस देन एन हुआ तो इसमें आप क्या बता सकते हो कि ये क्या होगा, ये ऊपर से ये कंसिस्टेंट भी होगा, ये कंसिस्टेंट होगा और ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। बात समझ में। और अगर ये इनकंसिस्टेंट हुआ तो इसका मतलब होगा कि ये अगर इसके रैंक ए और रैंक आर्गुमेंट इक्वल नहीं है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और आर्गुमेंट मैट्रिक्स की रैंक बराबर नहीं है, तो दूसरा इसका क्या होगा कि इसका जो इसका नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और इस केस में हम बोलते हैं कि जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल। क्या बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल। आप केवल यहाँ से बता सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना बोलो। ठीक है। दूसरी बात आप इस पार्ट में चलते हैं। इस पार्ट में कैसे, अगर ये जीरो नहीं है, अगर हाँ, और आप यहाँ पे और बोल सकते हो क्या, ये मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टेबल होगा। क्या होगा, नॉन इन्वर्टेबल। दूसरा और क्या बोल सकते हो, अगर ये नॉन इन्वर्टेबल है ना, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर क्या पांचवा क्या बोल सकते हो, पांचवा आप बोल सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स होगा वो सिंगुलर होगा। जो ए मैट्रिक्स वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में। अब आपको इसमें अब देखिए, अगर आपको इधर अगर ये नॉन जीरो हुआ तो इसमें आप क्या बताओगे, पहला क्या होना चाहिए कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी अगर इक्वल है और इक्वल टू एन होना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसका जो क्या बोलते हैं, जो इसका लाइक सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल, यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए इक्वल नहीं है और एन के बराबर है तो क्या होगा, ये यहाँ पे कंसिस्टेंट, इसमें कंसिस्टेंट आएगा, क्या है ना, इसमें आएगा कंसिस्टेंट आएगा, कंसिस्टेंस सॉल्यूशन होगा इसका, या फिर कंसिस्टेंट मैट्रिक्स होगा, राइट। उसके बाद अगर मैं रैंक ऑफ ए और आर्गुमेंट मैट्रिक्स का रैंक आप अगर इक्वल नहीं है और फिर भी एन के बराबर है, दैट मीन्स इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन पॉसिबल। क्या होगा, नो सॉल्यूशन पॉसिबल है। नो सॉल्यूशन पॉसिबल मीन्स जीरो सॉल्यूशन मे बी पॉसिबल। बात समझ में, मे और मे नॉट भी पॉसिबल। हम ऐसा नहीं बोलते कि जीरो सॉल्यूशन में भी पॉसिबल। बात समझ में, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप उसका डिटरमिनेंट निकालोगे कि डिटरमिनेंट बताकर ही आप डिटरमिनेंट्स निकालोगे और क्वेश्चन को उड़ा दोगे हवा में, लो। बात समझ में। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम लीनियर सिस्टम की बात करते हैं। ये समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे
ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप बी की। आई होप आपको टाइप ए समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप बी की। ठीक है, टाइप बी की अगर अपन बात करते हैं तो टाइप बी में क्या होता है। ठीक है, टाइप बी मान लीजिए कि हमारे पास कोई लाइक टाइप, ये टाइप बी है, ठीक है ना। उसमें ये सिस्टम है अपने पास एक्स इक्वल टू 0, बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए दो बातें। ठीक है, अपन को एक बात पता है, क्या पता है कि अपन को एक बात ये पता है कि एक्स इक्वल टू 0 इसका हमेशा सॉल्यूशन होगा। एक्स इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर एक सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा तो ये सिस्टम, जो ये सिस्टम है ना, टाइप बी सिस्टम है ना, ये हमेशा ऑलवेज क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा। बात समझ में। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखिए, अगर इसका मॉडुलस जो आप डिटरमिनेंट निकालोगे 0 हुआ तो क्या होगा, और इसका मॉडुलस नॉन जीरो तो क्या होगा। बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये 0 हुआ तो क्या होता है, अगर ये 0 हुआ तो इसमें जो रैंक होगा, रैंक यहाँ पे बी की बात, यहाँ पे ऑगुमेंट मैट्रिक्स नॉट पॉसिबल बिकॉज बी इज इक्वल टू 0 राइट। तो इसमें केवल रैंक ए की बात करेंगे, है ना। आप ये मत बोलना कि सर यहाँ भी ऑगुमेंट मैट्रिक्स होगा। नहीं भाई, यहाँ पे ऑगुमेंट मैट्रिक्स नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे बी क्या है, 0 है। बात समझ में। तो केवल रैंक ए को ही अपन कंपेयर करेंगे, है ना। रैंक आप ए का रैंक निकालोगे वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन एन होगा। अपन पीछे वाले पॉइंट में देखा था, जब भी 0 होगा तो रैंक हमेशा लेस देन जितने भी वेरिएबल होंगे उससे कम आएगा। बात समझ में। अगर कम आया तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर कम आया तो इसका मतलब होगा, है ना, तो इसका मतलब हो गया ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल। क्या हुआ, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। बात समझ में। ये ऑलवेज कंसिस्टेंट, हमको ये पता है कि एक्स बराबर 0 इसका एक सॉल्यूशन हमें ऑलवेज प्रेजेंट होगा। बात समझ आई। तो अगर इसका क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो डिटर्मिनेंट 0 होने के बाद में अपन केवल रैंक ए निकालेंगे, ए की रैंक निकालेंगे। उसको अगर वो क्या होगी, ऑलवेज जितने भी आपके वेरिएबल प्रेजेंट है उस मैट्रिक्स में, उस सिस्टम में जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट है वो हमेशा उसके कम होगा, उससे क्या होगा, कम होगा। तो उसमें क्या होगा, उसकी जो सॉल्यूशन पॉसिबल है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ओनली। बात समझ आई। दूसरी बात क्या है कि अगर रैंक उसकी 0, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 हुआ, डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 हुआ और रैंक ऑफ ए ऑलवेज एन। जब उसकी अगर रैंक निकालो तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सॉरी, रैंक उसकी अगर एन के बराबर है, ठीक है, रैंक क्या है, बराबर, राइट। सॉरी, ये क्या होगा, नॉन ट्रिवियल, सॉरी 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 फॉर, ये क्या होगा, नॉन ट्रिवियल होगा। और इसमें क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। किसमें, जब रैंक क्या है, सॉरी डिटरमिनेंट क्या है इसका, नॉन जीरो, तो इसमें क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल। क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। बात समझे। अगर इसका डिटर्मिनेंट क्या है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, रैंक क्या होगी उसकी, अगर लेस देन एन है, रैंक क्या है, लेस देन एन है, तो इसमें क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल। क्या पॉसिबल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल एग्जिस्ट। बात समझ आई। और इसमें क्या हुआ, अगर इसका डिटर्मिनेंट क्या नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि रैंक क्या होगा उसका, ऑलवेज एन के बराबर है। अगर रैंक क्या है, एन के बराबर है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल। क्या पॉसिबल, ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल। और इसमें क्या होगा, कभी भी जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। टाइप बी में ऑलवेज वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। टाइप बी में ऑलवेज एक्स इक्वल टू 0 सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। बात समझ आई। ये आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, ठीक है। टाइप बी भी में, टाइप ए भी आपको मैंने बता दिया, टाइप बी भी आपको बता दिया। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको ये समझ में आ गया कि टाइप ए और टाइप बी में क्या डिफरेंस है, कौन सा ट्रिवियल, और ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, ये याद रखना, है ना।
टाइप ए हमारा इनकंसिस्टेंट भी हो जाता है जब रैंक ऑफ ए और ऑगमेंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल नहीं हो तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, राइट। और ये हमेशा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है बिकॉज एक्स इक्वल टू जीरो ऑलवेज द सॉल्यूशन ऑफ दैट मैट्रिक्स। बात समझ आई, ठीक है। तो अब ये आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस की। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, करेक्ट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या भाई, इसकी अगर अपन टाइप ए की बात करते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस एक्स इक्वल टू जीरो, अगर टाइप बी की बात करते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस है बस कि ये थ्योरेटिकली जब आप स्टडी करते हो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। थ्योरेटिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स इक्वल टू थ्योरेटिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और टाइप बी की सॉरी टाइप बी है ना अपना, और टाइप ए की बात करते हैं एक्स इक्वल टू बी, ये क्या है अपना टाइप ए, ये थ्योरेटिकली और इसके प्रैक्टिकल इसका लाइक एप्लीकेशन क्या है, अगर इसके लाइक रियल प्रॉब्लम ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये रियल प्रॉब्लम और एप्लीकेशन बेस्ड होता है टाइप बी, इसकी इसका बस यही इंपॉर्टेंट होता है ना। थ्योरेटिकल अगर बात कर, थ्योरेटिकल केवल होमोजीनियस सिस्टम टाइप बी एग्जिस्ट, राइट, थ्योरेटिकल। बट अगर अपन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो ये टाइप ए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू टाइप बी। बात समझ में आई, इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया, राइट, ये समझ में आया होगा आपको आई थिंक, ठीक है। ये था टाइप ए और टाइप बी का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आइगन वैल्यूज़ की, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, ठीक है। ये उसके बाद अपन क्वेश्चंस भी देखेंगे बहुत सारे, है ना। पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, थ्योरी आप कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद में अगर आप क्वेश्चन की तरफ मूव करोगे तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। थ्योरी एज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इसकी, ठीक है। तो पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में अगर टाइम मिले तो हम क्वेश्चन भी करेंगे, अदरवाइज अपन नेक्स्ट वीडियो में वार के क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना, पूरे कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा के, ठीक है। तो अगर अपन बात करें, अब बात करेंगे आइगन वैल्यूज़ की, सब करते हैं आइगन वैल्यूज़। तो आइगन वैल्यूज़ की अगर अपन बात करते हैं तो आइगन वैल्यू क्या होता है, ठीक है। आइगन वैल्यू टेल्स हाउ मच दे आर स्केल्ड, कि कितना आपने सिस्टम को स्केल किया है, कितना आपने सिस्टम को स्केल किया है। बात समझ में आई। तो सिस्टम की स्केलिंग की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको अपन आइगन वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आई। दूसरा यहाँ पे लिख लेते हैं आइगन वैल्यूज़, बात समझ आई। तो आइगन वैल्यूज का मतलब होता है कि आपने सिस्टम को कितने स्केलर क्वांटिटी से उसको सिस्टम को स्केल किया गया, स्केलिंग को बताता है। दूसरा क्या होता है, ठीक है, ये स्केलिंग को, इसके बाद स्केलिंग, ये सिस्टम के कितने से आपने स्केल किया उसको रिप्रेजेंट करता है। बात समझ आई। दूसरा क्या होता है ना, इसको निकालते कैसे, इसको कैलकुलेट कैसे कर लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा आइगन वेक्टर की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन इसको इक्वेशन दे देंगे। आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर क्या बोलता है, है ना। आइगन वेक्टर को क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर इज अ वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर, क्या बोलते हैं उसको, नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। आइगन वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर हुज डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज अंडर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्म करते हो, जब आप किसी को स्केल करते हो तो उस दौरान जो आइगन वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो रिमेन अनचेंज्ड होती है। अगर एक्स डायरेक्शन में तो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, अगर बाई में तो बाई में ही रहेगा। उसकी डायरेक्शन ड्यूरिंग लीनियर ट्रांसफॉर्म के के दौरान उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, कीप द डायरेक्शन रिमेन अनचेंज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर आइगन वेक्टर। बात समझ में, ये क्या करते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं, डायरेक्शन, डायरेक्शन, राइट। ये डायरेक्शन को क्या करते हैं, सेम रखते हैं, रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड, या फिर कांस्टेंट लिख सकते हैं, कांस्टेंट ड्यूरिंग लीनियर ट्रांसफॉर्म। जब आप सिस्टम का लीनियर ट्रांसफॉर्म करते हो तो उस दौरान आइगन वेक्टर क्या करता है, उस डायरेक्शन को कांस्टेंट रखता है। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है,
इसकी अब एक प्रॉपर्टीज़ होती है। अब आप इसको इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखेंगे, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो भी देखेंगे, उसके बाद अपन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे, उसके बाद अपन इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, मान लीजिए आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, मान लीजिए कि अपने पास कोई ए स्क्वायर ये है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, एक्स क्या है? कोई आइगन वेक्टर है। आइगन वेक्टर। आपने क्या किया? स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्स की डायरेक्शन में क्या कर दिया? एक्स की डायरेक्शन में एक्स ट्रांसफॉर्म, इसका लीनियर ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक ए को एक्स की डायरेक्शन में क्या कर दिया? लीनियर ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स इक्वल टू कितना स्केल हुआ? लेमडा स्केल हुआ इंटू एक्स। ठीक है, जो अपना ए स्क्वायर मैट्रिक्स है आपने क्या करा? एक्स क्या है? आइगन वेक्टर है। आइगन वेक्टर की डायरेक्शन में आपने लेमडा स्केल कर दिया उसको। बात समझ में आई है ना? तो आपने अगर लेमडा स्केल कर दिया तो इस अब अगर आपने लेमडा स्केल कर दिया तो उसको इस टाइप इस इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आपने स्केल कर दिया। बात समझ आई? आपने क्या किया? लेमडा एक्स को इधर ले आइए। जब आप लेमडा एक्स को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 0। बात समझ में? अब आप क्या करोगे? ए एक्स माइनस लेमडा, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, अब मैंने आपको बताया था लास्ट अपने वीडियो में कि आई एक्स इक्वल टू हमेशा एक्स के बराबर होता है। बात समझ में? मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप अगर किसी भी सिस्टम की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा सेम। बात समझ में? तो इसको अपन आई एक्स लेमडा सॉरी आई लेमडा इंटू आई इंटू एक्स लिख सकते हैं। बात समझ में? इक्वल टू 0 है ना? अब यहाँ से आप क्या करिए? लेमडा को एक्स को कॉमन ले लीजिए। ये हो गया। आपने क्या किया? आप देखिए, अगर आपने इसको 0 कर दिया, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। आप बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट निकालना है आपको। डिटरमिनेंट निकालना इक्वल टू 0। ठीक है ना? इसको बोलते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन बोलते हैं। बात समझ में? अगर यहाँ से आप क्या करोगे फिर? जो ए क्या है इसका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है, लेमडा क्या है कि कोई स्केलिंग फैक्टर है या फिर आई स्केलिंग फैक्टर है, और आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और जो ये जो लेमडा होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यूज। ये आपको हमेशा आइगन वैल्यूज देता है। आइगन वैल्यूज देता है। क्या देता है? आइगन वैल्यूज देता है। बात समझ में? ये क्या करता है? आपको आइगन वैल्यू देता है। अगर आपको ये समझ में आएगा ये आइगन वैल्यू देता है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे जो लेमडा अगर निकालो, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4, ये क्या करता है? आइगन वैल्यू देता है। बात समझ में? ठीक है। इफ़ अब क्या होता है? अगर यहाँ से, और इसकी प्रॉपर्टी और होती है ना? ये आपने निकालने के बाद, आप इसको सॉल्व करने के बाद जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे ना, ए माइनस लेमडा आई का, तो उसकी कुछ वैल्यूज आएंगी, लेमडा 1 लेमडा 2, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है, लेमडा अगर अब इसमें क्या होता है? देखो, अगर कोई लेमडा एनी लेमडा अगर कोई भी लेमडा 0 हुआ, अगर कोई लेमडा क्या हुआ? 0 हो गया, तो इसका मतलब एक ये भी होता है कि इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। सब कुछ अब डिटर्मिनेंट पर ही डिपेंड करता है। अगर आपने डिटर्मिनेंट अच्छे से निकाल लिया, समझे, तो आपने पूरा लीनियर जरा समझ लिया। बात समझ में? अगर आपने लीनियर जरा आपको समझना तो आपको डिटर्मिनेंट अच्छे से समझना होगा। अगर इसका एक भी आइगन वैल्यू 0 हुआ, आइगन वैल्यू 0 हुआ, तो इसका मतलब है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है भाई साहब। बस आपको ये बताना चाह रहा है कि उसका आइगन वैल्यू उसका डिटर्मिनेंट क्या है? 0 है, दैट्स इट।
अगर डिटर्मिनेंट जीरो है इसका मतलब है कि उसका जो लेमडा हो, उसका एक आइगन वैल्यू हमेशा, एक आइगन वैल्यू मिनिमम, जितनी कितनी भी मैटर, कितना भी बड़ा मैटर को डजेंट मैटर, उसका जो एक आइगन वैल्यू है वो जीरो के बराबर होगा। अगर जीरो के बराबर इसका मतलब है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो, दैट्स इट। इतना आपको समझ में आया। दूसरी बात आप ये भी बता सकते हो कि ये सिस्टम क्या है, सिंगुलर सिस्टम है, ठीक है। दूसरे के बाद ये नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम है। दूसरी बात अब ये भी बता सकते हो। तीसरा बात समझ में, आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर दूसरा, अगर किसी इस इक्वेशंस का कोई भी आइगन वैल्यू नॉन जीरो है, क्या है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, और इसको 1/λ भी कर निकाल सकते हो इनटू एडजॉइंट। बात समझ में आई क्या? ये चीज़ें आप इसी बता सकते हो अगर आपको ये थ्योरी पता है, इसके बिहाइंड की जो थ्योरी, इसके पीछे की जो कहानी आपको पता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस अगर आपको इसके बिहाइंड थ्योरी पता है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। आप सिस्टम को, पूरे लीनियर अलजेब्रा को डिटर्मिनेंट से रिलेट करना सीख जाओगे, और एक डिटर्मिनेंट से उसको लाइक अलाइन करना सीख जाओगे, तो आपको लीनियर अलजेब्रा में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बात समझ में आई? ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो करेंगे, और उसके बाद में आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहाँ वो देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंपॉर्टेंट है कि आप, अगर आपको इस टाइप के वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज भी आ रहती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में अपनी कमेंट कीजिए कि कोई क्वेरीज है तो, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ और आइगन वेक्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।